हेलो गाइस, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कंट्रोलिंग चैप्टर, जिसमें हमारे सिर्फ दो ही क्वेश्चन हो पाए थे। पहला था नेचर ऑफ कंट्रोलिंग एंड सेकंड था इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। नेचर ऑफ कंट्रोलिंग में हमने बात करी थी प्रवेश की कहानी की, जिसमें प्रवेश में कहानी मैंने आपको बताया था कि प्रवेश नाम का लड़का था, कॉन्टिन्यूस गोल मारने के लिए आगे पीछे देखा करता था। एंड सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में हमने कौन सी कहानी पढ़ी थी? मोटी लड़की की। कौन सी कहानी? मोटी लड़की की। अब हम दो क्वेश्चंस और करेंगे, जिससे हमारा कंट्रोलिंग चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन का नाम है पहला, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या प्लानिंग और कंट्रोलिंग में कोई रिलेशन होता है या नहीं होता है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है पॉइंट, नेचर एंड कॉन्सेप्ट। क्या पॉइंट है? नेचर एंड कॉन्सेप्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट नीड टू बी डन, व्हेन, हाउ एंड होम। यानी हम पहले ही एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। यानी कि हमने पहले ही सेट कर लिया गोल एंड स्टेप्स के हमें क्या अचीव करना है। और अगर प्लानिंग कर ली और उसमें कंट्रोल ना हो तो भैया प्लानिंग कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। यानी कि प्लानिंग का मतलब क्या है? एडवांस में डिसाइड कर लेना क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। और कंट्रोल मेक श्योर, कंट्रोल क्या श्योर करता है? कि ऑल द वर्क इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। यानी कि आपने सोच लिया कि भैया मुझे जो है 12th के अंदर 90% लाने हैं, ये आपकी क्या है? प्लानिंग है। लेकिन अगर आपने अपनी नींद पर कंट्रोल नहीं लगाया तो क्या कभी भी आपकी प्लानिंग अचीव हो पाएगी? यानी कि प्लानिंग का मतलब क्या है? एडवांस में डिसाइड कर लेना क्या करना है, कैसे करना है। और कंट्रोल क्या है? कंट्रोल बताता है कि आपने जो प्लानिंग करी है क्या उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी कि क्लियर है? सेकंड पॉइंट करें, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक। प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं। मींस अगर दोनों में से एक भी चीज नहीं है तो दूसरा काम नहीं करेगा। यानी कि अगर देयर इज नो प्लानिंग, कंट्रोलिंग हैज नथिंग टू चेक। अगर आपकी प्लानिंग ही नहीं है तो कंट्रोल किस पे लगाओगे? और अगर कंट्रोलिंग नहीं है तो प्लानिंग काम कैसे करेगी? तो क्लियर है? तो दोनों कैसे होते हैं? इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक। तीसरा, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। आप ध्यान से नोटिस करोगे, कंट्रोलिंग के लिए हमें बैकवर्ड लुकिंग करना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि हमने, आपको याद होगा लास्ट क्लास में बताया था, कंट्रोलिंग के लिए हमें स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं। क्या सेट करने पड़ते हैं? स्टैंडर्ड। यानी हमें पीछे जाके देखना पड़ता है हमने क्या स्टैंडर्ड सेट किए थे। यानी कि कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग बिकॉज इट चेक पास्ट वर्क एंड कंपेयर इट विद द प्लान। क्योंकि हम क्या चेक करते हैं? हमारा पास्ट वर्क क्या था और हम इसको प्लान से कंपेयर करते हैं। और कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी। अल्टीमेटली हम कंट्रोल लगा किस लिए रहे? ताकि हमारा फ्यूचर का परफॉर्मेंस क्या हो? इंप्रूव हो। तो यानी कि कंट्रोल बैकवर्ड लुकिंग भी है एंड फॉरवर्ड लुकिंग भी है। और आपने नोटिस किया होगा, हर आदमी प्लानिंग करता कब के लिए? पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए। आप बताओ। ऑब्वियस ही बात है, कब के लिए? फ्यूचर के लिए। तो यानी कि प्लानिंग कैसा है? फॉरवर्ड लुकिंग। और कंट्रोलिंग कैसा है? बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। फोर्थ पॉइंट, प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव। प्लानिंग हमें क्या बताता है? व्हाट शुड बी डन, हमें क्या करना चाहिए, एंड हाउ इट शुड बी डन, कैसे करना चाहिए। यानी कि हमें प्लानिंग क्या करता है? डायरेक्शन देता है। लेकिन कंट्रोलिंग क्या करता है? कि जो आपने करा है, जो आपने प्लान किया है, क्या वो जो हो रहा है वो प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये कौन बताता है हमें? कंट्रोलिंग बताता है। यानी कि प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव। ये हमने पढ़ा। कौन सा क्वेश्चन? रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। एक बार फिर से रिवाइज करें। पहला है नेचर एंड कंसेप्ट। प्लानिंग का मतलब क्या है? एडवांस में डिसाइड करना है क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा और कब करना है। लेकिन कंट्रोलिंग क्या है? कि कंट्रोलिंग बताता है कि जो आपने डिसाइड किया है वर्क, वो प्लान के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेकंड पॉइंट, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक। दोनों कैसे होते हैं? इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक, यानी कि कनेक्टेड होते हैं। यानी कि अगर कंट्रोलिंग है तो प्लानिंग है, कंट्रोलिंग नहीं तो प्लानिंग नहीं। तीसरा है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। आपको पता होगा कंट्रोलिंग के लिए पीछे भी देखना पड़ता है और कंट्रोलिंग के लिए आगे भी देखना पड़ता है। पीछे क्या देखना पड़ता है? पीछे ये देखना पड़ता है कि हमने क्या स्टैंडर्ड सेट किए थे। और आगे क्यों देखना पड़ता है? ताकि हमारा फ्यूचर का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। और प्लानिंग के लिए हम कब देखते हैं? आगे या पीछे? प्लानिंग के लिए हमेशा हम फॉरवर्ड लुकिंग देखते हैं, यानी कि फ्यूचर के लिए देखते हैं। लास्ट पढ़ा हमने, प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव। प्लानिंग हमें क्या बताता है? व्हाट शुड बी डन एंड हाउ इट शुड बी डन, क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। यानी कि हमें डायरेक्शन देता है। लेकिन कंट्रोल क्या बताता है? जो आपने डिसाइड किया था वो प्लान के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा। सेकंड क्वेश्चन आया जो सबसे इंपॉर्टेंस है, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कौन सा? प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। यानी कि कंट्रोल तो हमने बात कर ली, इतनी सारी बातें करी, कंट्रोल का नेचर जाना, कंट्रोल का इंपॉर्टेंस जाना, कंट्रोल के लिए रिलेशनशिप भी जाना, उसके की प्लानिंग से क्या है उसका रिलेशनशिप है। लेकिन कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या है? कंट्रोलिंग अपने धंधे में लगाते कैसे?
यानी कि सबसे पहले अगर आपको अपने धंधे में कंट्रोल लगाना है तो आपको सबसे पहले सेट करने पड़ते हैं स्टैंडर्ड। क्या सेट करने पड़ते हैं? स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड सेट नहीं किए तो आपके धंधे में कंट्रोल नहीं लग सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं ऑर्गेनाइजेशन में सारे अपने एम्प्लॉयज से कि भैया कल से तुम्हें लेट नहीं आना, कल से तुम्हें लेट नहीं आना है, इसका मतलब है मैंने सब लोगों से ये तो बोला कि जल्दी आना, बट एक स्टैंडर्ड सेट नहीं किया कि कितना लेट नहीं आना। लेकिन इससे क्या होगा? कंट्रोल कभी लग नहीं सकता, बिकॉज मैंने क्या सेट नहीं किए? स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहला कंट्रोलिंग का प्रोसेस का क्या है? सेटिंग अप स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मीन्स आप देख सकते हो स्क्रीन पे, स्टैंडर्ड मीन्स द टारगेट और गोल दैट नीड टू बी अचीव। स्टैंडर्ड क्या है? वो टारगेट और वो गोल जो मुझे अचीव करना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि मेरा स्टैंडर्ड क्या था, मेरा टारगेट क्या था, मुझे चाहिए 9:30 तक मेरे सारे बंदे क्या हो जाएं? ऑफिस में आ जाएं। तो मैंने क्या सेट कर लिया? पहले स्टैंडर्ड्स। और स्टैंडर्ड कैसे होने चाहिए? क्लियर एंड मेजरेबल, यानी कि सबको क्लियर हो और मेजरेबल हो, और दूसरा रियलिस्टिक हो। ऐसा टारगेट सेट मत कर देना जो अचीवेबल ना हो। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा टाइम ऑफिस का 9 बजे है और मुझे सब 9:01 पे चाहिए, तो ये टारगेट जो मैंने सेट किया है ये अचीवेबल नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा स्टैंडर्ड कैसे होने चाहिए? क्लियर, मेजरेबल एंड रियलिस्टिक, और जितना भी पॉसिबल हो हमेशा फिक्स हो। फिक्स मतलब ऐसा टारगेट हो, ये मत बोलो कि 9:30 और 9:40 के बीच में, नहीं, फिक्स टारगेट देना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने सेल्स वाले बंदों को बोला कि हमारा सेल्स का टारगेट कितना है? 20 लाख पर ईयर। प्रॉफिट का टारगेट कितना है? 4 लाख। तो अब देख रहे हो हमने क्या सेट कर रखा है? अपना स्टैंडर्ड। अगर आप नीचे वाले प्रोडक्ट देखोगे तो प्रोडक्शन वाले को भी मैंने क्या दे रखा है? टारगेट, कि हमें हर महीने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। यानी कि अगर आप अपने धंधे में कंट्रोल लगाना चाहते हो तो बिना स्टैंडर्ड सेट किए आप धंधे में कंट्रोल नहीं लगा सकते। क्लियर है जी? आइए चलते हैं। सेकंड है मेजरिंग परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड तो सेट हो गया, और देखिए हमने क्या स्टैंडर्ड सेट किया कि मैं सारे एम्प्लॉयज को कितने बजे चाहता हूँ कि मेरे कंपनी में कितने जाए? 9:30। अब आया मेजरिंग परफॉर्मेंस। 9:30 का तो हमारा स्टैंडर्ड सेट हो गया। अब जितने भी कंपनी में मेरे एम्प्लॉयज आएंगे मैं उनका क्या चेक करूंगा, क्या नापूंगा? मेजरिंग परफॉर्मेंस। कि भाई मेरी कंपनी में 100 एम्प्लॉयज हैं, एक बंदा होगा जो उनका टाइम नोट करेगा कि भैया ये लोग कितने बजे आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया मेजरिंग परफॉर्मेंस। सेकंड क्या होगा? कंपेयर करेंगे परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से, कि भैया कौन कितने बजे आ रहा है, यानी किसने अपने जो है स्टैंडर्ड को फॉलो किया। और अगर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से मैच हो गए तो इट्स गुड्स, मतलब बढ़िया है, क्योंकि हमने चाहते ही क्या थे कि सारे सारे लोग 9:30 बजे आ जाएं। लेकिन अगर उस स्टैंडर्ड्स में गैप पाया गया, यानी कि एक्चुअल में और उसमें स्टैंडर्ड में क्या गैप पाया गया, तो जो मैनेजर है वो देखेगा कि भैया गैप टॉलरेबल है या नहीं। टॉलरेबल मतलब सहन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर टॉलरेबल है तो कोई बात नहीं, लेकिन नॉन टॉलरेबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्शन लेना पड़ेगा। तो चौथा है एनालाइजिंग डेविएशन। एनालाइजिंग डेविएशन का मतलब है जो डिफरेंस पाया गया है, मतलब मैंने 9:30 बजे डिसाइड किया था स्टैंडर्ड, अब एम्प्लॉयज वहां के आ रहे हैं 9:45, तो सबसे पहले ये जो डिफरेंस पाया गया उसको हम एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे? याद रखिएगा ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी भी प्रोसेस आपके एग्जाम में पूरा नहीं आएगा, और हमेशा एक दो पॉइंट आएंगे स्टेप्स में से, तो इसलिए ये वाला पॉइंट मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा। डिफरेंस को हम क्या करने वाले हैं? एनालाइज। और डिफरेंस को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में दो पॉइंट आने चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। पहला कौन सा है? क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल। और दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। पहला क्या है? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा, अगर आप सब चीजों पे फोकस करना चाहोगे तो आप कभी भी किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाओगे। यानी कि हमेशा याद रखना, आप कंट्रोल लगाना चाहते हो तो अपने सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज पे ही फोकस करना। किस पे? मींस आपने अपने कंपनी के अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स सेट कर रखे हैं। मुझे एसी भी टाइम पे बंद चाहिए, मुझे कंप्यूटर को खुला नहीं चाहिए, सारे एम्प्लॉयज जूते पहन के आएंगे, सारे के सारे ऐसे करेंगे, सारे इस टाइम पे आएंगे, सारे इतना यूनिट बना के जाएंगे। ये सारी चीजें स्टैंडर्ड आपने सेट कर रखे हैं, लेकिन आप सारी चीजों पे एक बार में अपने स्टैंडर्ड कंट्रोल नहीं लगा सकते। तो इसलिए ये पॉइंट कहता है कि अगर आप जब भी लोगों का रेफरेंस चेक करें तो सिर्फ अपने की पॉइंट देखें। की पॉइंट मतलब जो सबसे जरूरी है। मान लीजिए मैंने सबसे वर्कर से बोल के गया कि मुझे एक दिन के अंदर 2,000 यूनिट चाहिए। अब उस टाइम पे उन लोगों ने 2,000 यूनिट नहीं बनाए, तो मैं, मेरा जो मेन फोकस है वो सिर्फ किस पे होना चाहिए? 2,000 यूनिट पे।
ये नहीं कि भाई एसी क्यों नहीं बंद हुआ, ये क्यों नहीं बंद हुआ। ये पॉइंट कहता है कि आप सिर्फ अपने इंपॉर्टेंट एरियाज पे ही क्या करो, फोकस करो। अगर उन एरियाज पे सीरियस इशू पाया गया तो तुरंत एक्शन लो। क्या लो जी, तुरंत एक्शन। बाकी को आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। कौन सा है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये कहता है डोंट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। मीन्स आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। अगर आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ओनली हैंडल मेजर प्रॉब्लम्स, यानी कि हमेशा मेजर प्रॉब्लम्स को ही हैंडल करो और स्मॉल प्रॉब्लम्स को क्या कर दो, इग्नोर कर दो, वरना आप किसी भी चीज पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इससे क्या होगा, टॉप मैनेजर का टाइम भी सेव होगा और एफर्ट्स भी सेव होगा। नेक्स्ट है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। भैया देखो हमने डिफरेंस भी देख लिया, ये डिफरेंस क्यों पाया गया। अब भाई देखो, डिफरेंस देखने के बाद छोड़ दोगे तो क्या अगली बार भी वही चीज रिपीट होगी, हाँ जी रिपीट होगी। इसलिए आपको लेने पड़ेंगे करेक्टिव मेजर्स, यानी कि अगली बार वो जो डिफरेंस पाया गया है, अगली बार वो क्या ना हो, रिपीट ना हो। क्या ना हो, रिपीट ना हो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी इंसान ने परफॉर्मेंस जो लो हुआ वो किस वजह से हुआ, कि हमारी मशीन खराब थी, तो हमें क्या करना चाहिए, भाई मशीन को बदल दो, डन। और अगर हमारा जो बंदे ने काम किया ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग, तो क्या देना चाहिए, प्रोवाइड ट्रेनिंग। अगला है लास्ट, फीडबैक इन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग सिर्फ एक्शन के बाद खत्म नहीं होता, एक फीडबैक रिपोर्ट बनाई जाती है कि भैया ये जो डेविएशन पाए गए थे ये क्यों पाए गए थे, क्या एक्शन लिया गया है। तो इसलिए लास्ट में हमें क्या बतानी पड़ती है, रिपोर्ट बनानी पड़ती है। आशा करता हूँ आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम अपने नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके।